हेलो। हेलो। देखिए, सीआरपीसी में आपका आज एक नया अध्याय शुरू किया जा रहा है। अध्याय 13 यानी कि सीआरपीसी का अध्याय 13, जो सेक्शन आपका 177 से लेकर 1 आपका 89 तक में है। यानी कि 177 से लेकर 189 तक है। इसमें जो आपका मुख्य रूप से बताया जाएगा, जांच तथा विचारण का स्थान, इंक्वायरी तथा ट्रायल का स्थान। इसी के साथ आपका सीपीसी में भी पढ़ना है। सीपीसी में सेक्शन 15 से लेकर 25 तक, यानी कि आपका ऐसा ही प्रावधान सिविल मामलों में भी किया गया है। आपका 15 से लेकर 25 तक। देखिए, आपका वर्तमान समय में अध्याय 13 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका बिहार एपीओ प्री में भी 6-7 क्वेश्चन इस अध्याय से बनाया था। फिर आपका यूपी जे में भी मेंस में समस्यात्मक क्वेश्चन 20 नंबर का बना था इस अध्याय से। और पूरा चांस है कि बिहार एपीओ मेंस में भी इस अध्याय से या तो फुल क्वेश्चन बन जाए या समस्यात्मक क्वेश्चन। अब कैसे समस्यात्मक क्वेश्चन मेंस में बनेंगे, कैसे उसका उत्तर देना है, ये बताया जाएगा। लेकिन पहले कुछ कोरिलेट किया जाए आपका सीपीसी से। और सीपीसी की धारा 15 से लेकर 25 तक। देखिए, सिविल मामलों में सीपीसी का सेक्शन 15 से लेकर 25 तक में किस स्थान के न्यायालय में कोई सिविल वाद दायर किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि 15 से लेकर 25 सीपीसी की धारा किस प्लेस के न्यायालय में कोई सिविल वाद दायर किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। जबकि किस स्थान के न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मामलों का, आपराधिक मामलों की जांच या इंक्वायरी की जाएगी और ट्रायल किया जाएगा, इसका उल्लेख सीआरपीसी के अध्याय 13 में सेक्शन 177 से लेकर 189 तक में किया गया है। अब इंक्वायरी क्या होती है, फिर ट्रायल क्या होता है, तब हम प्लेस शुरू करें। यानी कि आपका पहले ये जानना है कि जांच किसे कहा जाता है, विचारण किसे कहा जाता है। तो जांच, ये जो शब्द है, इसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी की धारा 2G में। और ट्रायल या विचारण को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि अब आइए, जांच होती क्या है। तो आपका 2G ये बताता है कि जांच विचारण से भिन्न होती है। यानी कि विचारण के अलावा जितनी न्यायिक कार्यवाहियाँ मजिस्ट्रेट या न्यायालय करते हैं, उन सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग को, न्यायिक कार्यवाही को जांच कहा जाता है। तो आखिर ट्रायल से भिन्न जांच होती है। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। तो समस्या ये आई कि कौन सी कार्यवाही जांच कही जाएगी और कौन सी कार्यवाही विचारण
तो इसके लिए पहले ट्रायल को समझना आवश्यक है। विचारण शब्द को सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो विचारण एक ऐसी विधिक कार्यवाही है, न्यायिक कार्यवाही है, जिसके द्वारा न्यायालय अभियुक्त के दोषिता या निर्दोषिता का अवधारण करता है, यानी कि अभियुक्त दोषी है कि निर्दोष है। जब इस विषय पर एविडेंस लेना न्यायालय प्रारंभ कर देता है, तो इस प्रक्रिया को, इस स्थिति को ही विचारण कहते हैं। शुद्ध रूप से विचारण चार्ज फ्रेम से शुरू होता है, आरोप के निर्माण से शुरू होता है। तो आरोप के निर्माण के पूर्व जितनी न्यायिक कार्यवाही मजिस्ट्रेट या न्यायालय करते हैं, उन्हें इंक्वायरी का नाम दिया जाता है, और आरोप से और उसके बाद जो कार्यवाही की जाती है उसे ट्रायल का नाम दिया जाता है। तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बना है कि जांच और विचारण को आप कैसे पृथक करेंगे, तो आरोप से ही पृथक किया जाता है। आरोप के पूर्व जितनी न्यायिक कार्यवाही मजिस्ट्रेट और न्यायालय करेंगे वह इंक्वायरी कहलाएगी, और आरोप के बाद की कार्यवाही ट्रायल कहलाएगी। तो आखिर अब समस्या, ये अध्याय हमें ये बताएगा कि किस प्लेस के, किस स्थान के न्यायालय द्वारा किसी अपराध की जांच और विचारण किया जाएगा। तो आपका प्री में भी टेक्निकल क्वेश्चन बना था, मेंस में भी आपका पूरे चांस हैं। अब आइए सेक्शन वाइज चला जाए और पहले नियम बना दिया जाए। 177 हम देख लें। 177 में जनरल रूल है, सामान्य नियम है कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण उस स्थान के न्यायालय द्वारा की जाएगी जहां ऑफेंस हुआ है या जहां अपराध हुआ है। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। 178 से इसका एक्सेप्शन शुरू होगा, अपवाद शुरू होगा, और अगर अपवादों में मामला आ जाता है तो जांच या विचारण दूसरे स्थान के न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। ये प्री में भी पूछा गया था बिहार में 177 से कि जनरली सामान्यतः जांच और विचारण जहां अपराध हुआ है उस स्थान के न्यायालय द्वारा की जाएगी, जब तक कि मामला एक्सेप्शन में न आ जाए, यानी कि 178 से लेकर 189 तक में न आ जाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये निकला। भाई आपका जांच और विचारण के स्थान में पहला सेक्शन देखते हैं 177 क्या कहता है। तो आपका जहां तक 177 की बात है, 177 की बात है, देखिए क्या बताया गया है। जांच और विचारण का मामूली स्थान, जहां भी शब्द मामूली आए, इसको थोड़ा पकड़ने का प्रयास करिए। ऑर्डिनरी आए, मामूली आए, सामान्य आए, सामान्यतः आए, इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रावधान पूर्ण नहीं है, इसके एक्सेप्शन हैं। यानी कि फिर एक बार टेक्निकल क्वेश्चन पकड़िए। जहाँ भी शब्द मामूली आए किसी भी कानून में, इसका मतलब ये हुआ कि वह विधि का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, उसके कुछ अपवाद हैं। तो मामूली या सामान्यतः या साधारणतया, फिर एक बार आइए, जहाँ भी शब्द आए इसका मतलब कि ये सामान्य नियम है,
कुछ इसके एक्सेप्शन हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। हेडिंग 177 की है जांच और विचारण का मामूली स्थान। तो प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पे ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य नियम यही निकला 177 में कि जब भी कोई अपराध किया गया हो तो इंक्वायरी और ट्रायल उस अपराध जिस स्थान पर अपराध किया गया है उस स्थान के न्यायालय द्वारा ही सामान्यतः किया जाएगा। ये सामान्य नियम है और सामान्य नियम का पालन किया जाएगा जब तक कि मामला 178 से लेकर 189 तक में न आ जाए तब तक ये सामान्य नियम अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपराध कहीं और किया गया, जांच या विचारण कहीं और हो, तो आपको अपना मामला 178 से लेकर 189 तक में कहीं न कहीं सेट करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये हुआ कि जब तक कि मामला 178 से लेकर 189 तक में न आ जाए तब तक 177 ही लागू होगी। यही घुमावदार क्वेश्चन आपका बिहार एपीओ प्री में भी पूछा गया था। देखिए अब आपका 178 देखा जाए, यहाँ से एक्सेप्शन शुरू होता है यानी कि 177 का अब हम क्या चल रहे हैं, अपवाद। अपवाद का मतलब ये हुआ कि अपराध किसी अन्य स्थान पर किया गया है और जांच या विचारण किसी अन्य स्थान के न्यायालय द्वारा की जा सकती है। देखिए अपवाद 178 जांच या विचारण का स्थान। तो आइए एक एक करके देखा जाए। 4 बातें बताई गई हैं, एक एक करके देखिए। ये भी आपका क्वेश्चन प्री में भी आ चुका है कि जांच या विचारण का मामूली स्थान दे तो 177 और भरमाने के लिए शब्द भरमा देता है कि जांच या विचारण का स्थान। तो जांच या विचारण का स्थान केवल दे, मामूली शब्द, ऑर्डिनरी शब्द, सामान्यतः शब्द छोड़ दे तो आपका जवाब बदलेगा और जवाब होगा 178। देखिए भाई एक एक बात। पहला क्लास, जहां यह अभिनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है। यानी कि पहला पॉइंट ये मिला कि जहां यह अनिश्चित है यानी कि सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अपराध किया गया। तो जहाँ जहाँ अनिश्चितता है, जिन जिन क्षेत्रों में, उन सभी क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा उस अपराध की जांच और विचारण किया जा सकता है। फिर एक बार इसको समझिए। जहाँ ये अनिश्चित है कि किन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंदर ये अपराध किया गया है, तो जितनी न्यायालय अनिश्चितता के दायरे में आते हैं वे सभी न्यायालय इस अपराध की जांच और विचारण करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सभी में जांच विचारण नहीं होगा। उन न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय में ही जांच और विचारण होगा। दूसरा, जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है। यानी कि अपराध तो किया गया, अपराध का कुछ हिस्सा एक न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता में किया गया और कुछ हिस्सा दूसरे न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र में किया गया। तो ऐसी दशा में
इन सभी न्यायालयों को जहां कुछ कुछ हिस्सा किया गया, ऐसे अपराध की जांच और विचारण की शक्ति होगी। एक उदाहरण देखिए, एक्सटॉर्शन का उदाहरण बताया जाए, उद्यापन का। मान लीजिए कि आपका पटना में एक व्यक्ति ए ने बी को धमकी दी कि अगर तुम 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और बी ने जो ये पैसा ट्रांसफ़र किया वह आपका कह सकते हैं कि बक्सर में किया। तो ऐसी दशा में कुछ हिस्सा अपराध का पटना में घटित हुआ और पैसा हैंडओवर किया गया आपका कह सकते हैं कि बक्सर में, तो दोनों न्यायालयों को ऐसे अपराधों की जांच एवं विचारण करने की क्षमता प्राप्त होगी, दोनों को। तीसरा खंड देखिए, जहां अपराध चालू रहने वाले हैं और उनका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है। चालू रहने वाले अपराध किसे कहा जाता है? पहले ये देखिए, इसको हम कहते हैं अनवरत अपराध। चालू रहने वाले अपराध को हम कहते हैं अनवरत अपराध। अनवरत अपराध का मतलब ये हुआ कि लगातार चलने वाले अपराध, कंटिन्यू ऑफेंस। ये प्री में भी पूछा जाता है। अनवरत अपराध कौन कौन होते हैं, कुछ उदाहरण हम बता दें, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हो गई, आपराधिक षड्यंत्र हो गया, इसके बाद आपका क्रूएल्टी या क्रूरता हो गया, क्रूएल्टी या क्रूरता हो गया, अवैध पासपोर्ट लेकर यात्रा करना हो गया, और आपका अपहरण हो गया। अपहरण यानी कि एब्डक्शन। तो एक आपका उदाहरण अपहरण पर ही बताया जाए। एक व्यक्ति का एब्डक्शन होता है, अपहरण होता है पटना से, और आपका उस व्यक्ति को लाया जाता है अपहरण करके बक्सर। तो ऐसी दशा में ये जो ऑफेंस है अपहरण का, ये चालू रहने वाला है। तो जहाँ जहाँ यह चालू रहा है उन सभी न्यायालयों को ऐसे अपराधों की जांच और विचारण की शक्ति प्राप्त होगी। यानी कि पटना के भी न्यायालय को होगी और बक्सर के भी न्यायालय को होगी, दोनों को होगी। क्या? जांच और विचारण की क्षमता। आइए, आपका एब्डक्शन पर एक अच्छा उदाहरण दिया गया। चौथा देखिए क्या कहता है, जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों से मिलकर बनता है। यानी कि अपराध तो कारित किया गया, लेकिन विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में कुछ कुछ कार्य किए गए और सभी कार्य मिलकर अपराध बनाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी या आपराधिक षड्यंत्र। मान लीजिए आपराधिक षड्यंत्र में पटना में षड्यंत्र रचा गया, पैसा बक्सर में ट्रांसफ़र किया गया, और धमाका जो किया गया सासाराम में किया गया। तो ऐसी दशा में तीनों जगह से मिलकर ये अपराध बनते हैं। कुछ कुछ हिस्सा तीनों जगह हैं, अतः तीनों जिलों के न्यायालयों को इस मामले में इंक्वायरी और ट्रायल का हक होगा। आइए, इसके बाद देखा जाए आपका 179 सेक्शन 179। अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला। यानी कि यदि एक न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के अंदर ऑफेंस किया गया
और ऑफेंस का जो परिणाम था वह दूसरे न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर हुआ है, तो ऐसी दशा में दोनों न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण की शक्ति प्राप्त होगी। अब आइए एक इसको उदाहरण से देखा जाए। मान लीजिए कि बक्सर जिले में बिहार के एक व्यक्ति को गोली मारी गई, उसे पटना इलाज के लिए ले जाया गया और पटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अपराध किया गया बक्सर में और परिणाम निकला पटना में। तो ऐसी दशा में दोनों न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण की शक्ति प्राप्त होगी। एक उदाहरण हम एक एक्सटॉर्शन का ही देते हैं। मान लीजिए कि बक्सर से किसी व्यक्ति को धमकाया गया और पटना में वह पैसा अदा करता है, तो ऐसी दशा में अपराध किया गया बक्सर में और परिणाम निकला, यानी कि पैसे का क्या किया गया, हैंड ओवर कहाँ किया गया, पटना में। तो ऐसी दशा में बक्सर के न्यायालय को भी अधिकारता होगी और पटना के न्यायालय को। ये 179 बताता है। समस्यात्मक प्रश्न इस पर बन सकता है। आइए 180 देखा जाए। जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान, यानी कि जहाँ कार्य अन्य अपराध से रिलेटेड होने के कारण अपराध हैं, वहाँ विचारण का स्थान क्या होगा, यह सेक्शन 180 बताएगा। देखिए, जहाँ कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध हैं जो स्वयं भी अपराध हैं या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। यानी कि कोई कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है। इसके लिए आपका दो उदाहरण देखा जाए। पहला एबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण को देखा जाए और दूसरा चोरी का माल देखा जाए, स्टोलन प्रॉपर्टी का। देखिए, आपका दुष्प्रेरण का मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ए ने बी को आपका बक्सर में दुष्प्रेरित किया कि हे बी, तुम जाकर सी की हत्या कर दो, और हत्या करना है आपका पटना में। तो ऐसी दशा में जो ये आपका बी ने सी की हत्या की हो या न की हो पटना में, लेकिन अगर पटना में वह हत्या कर देता है, तो अब समस्या ये उत्पन्न हुई कि ए का विचारण कहाँ किया जाएगा, क्योंकि ए ने जो अपराध किया है ये स्वतंत्र न होकर बी पर आधारित है, यानी कि दुष्प्रेरण पर। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जहाँ दुष्प्रेरण प्रथम अपराध किया गया था, यानी कि ऐसी दशा में ए ने जहाँ से दुष्प्रेरण किया है, भले हत्या बी ने पटना में की हो, तो ए ने जहाँ दुष्प्रेरण किया है ऐसी जगह पर ए का भी ट्रायल और बी का भी ट्रायल चल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। एक और उदाहरण अच्छा देखा जाए, आपका चोरी का माल। मान लीजिए कि छपरा जिला से चोरी की गई, छपरे जिले से चोरी की गई और पटना में चोरी का माल बेचा गया।
तो चोरी का जो माल बेचा गया, पटना में बेचा गया, लेकिन चोरी का माल बेचना स्वतः अपराध न होकर चुराई हुई संपत्ति के कारण अपराध है, स्वतः नहीं। इसलिए अपराध है कि वह संपत्ति क्या थी, स्टोलन प्रॉपर्टी थी। ऐसी दशा में जो चोरी किया है उसके खिलाफ और जो चोरी का माल खरीदा है उसके खिलाफ आपका छपरा में जांच विचारण चल सकता है, क्योंकि जहां प्रथम वर्णित अपराध हुआ है वहां दोनों अपराधों का विचारण हो सकता है, जांच या विचारण। तो इस प्रकार आपका 180 भी समाप्त हो गई। इसके बाद 181 181 बताती है कि कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, यानी कि कुछ ऑफेंसों का उल्लेख किया गया है और मेंस में अगर फुल क्वेश्चन आए तो 181 को थोड़ा शार्ट करना पड़ेगा, सभी बातें नहीं लिखनी है, कुछ ही बातें लिखनी है। और अगर समस्यात्मक प्रश्न आए तो अलग बात है, लेकिन आपका समस्यात्मक प्रश्न भी 181 से कम आए हैं। देखिए आपका कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, तो पहला क्लास क्या है, ठग होने या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती के, डकैतों की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त मिला है। यानी कि दो न्यायालय हो गए इन मामलों में। जहां अभियुक्त ने ऑफेंस किया वहां भी जांच और विचारण की जा सकती है, और दूसरा जहां अभियुक्त मिला माने पकड़ा गया। इन मामलों में जहां अभियुक्त क्या हुआ, मिला, उस न्यायालय को भी ऐसे मामलों की जांच और विचारण की अधिकारिता होगी। दूसरा खंड देखिए, किसी व्यक्ति के व्यपहरण यानी कि किडनैपिंग या अपहरण के यानी कि एब्डक्शन के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया या ले जाया गया, छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। यानी कि ये भी काफ़ी विस्तृत प्रावधान है। आपका तीसरा देखिए क्या कहता है, चोरी, उद्यापन या लूट के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया या चुराई हुई संपत्ति को जो कि अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या रखे रहा। यानी कि चोरी यानी कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, इन तीनों मामलों में जहां अपराध किया गया वहां भी जांच विचारण, और जहां संपत्ति को छुपाया गया या रखा गया वहां भी। आइए चौथा खंड देखते हैं, आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग के अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया, रखा गया या लौटाया गया या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। इन सभी स्थान के न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण की क्षमता प्राप्त होगी। पांचवा क्लास देखिए, किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे अपराध किया गया है
या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए रखा है। तो अभी उदाहरण बताया गया कि चोरी हुई पटना से चुराई हुई संपत्ति रखी गई छपरा, तो छपरा में भी ऐसे अभियुक्त के खिलाफ जांच और विचारण हो सकता है। पटना में तो हो ही सकता है जहां संपत्ति को क्या किया गया है, छुपाया गया है, या चोरी का माल जानते हुए क्या किया है, किसी व्यक्ति ने प्राप्त किया है। इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर देना है, इतना ज़्यादा मेंस में अगर आ जाए फुल क्वेश्चन तो नहीं लिखना है। आइए अब 182, ये जो दो धाराएं आपका अगली बताई जाएंगी, यहाँ से लगातार समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। 182, 183 इससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। आपका वर्तमान समय में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इससे बन रहा है। देखिए, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, यानी कि अगर पत्र द्वारा अपराध किया गया है या संचार साधनों द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा, यानी कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जो ऑफेंस किए जाते हैं उसे एक लाइन में साइबर क्राइम कहा जाता है। यानी कि अगर पत्र द्वारा अपराध किया गया है या संचार साधनों द्वारा किया गया है, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, फैक्स हो गया, फ़ोन हो गया इत्यादि, अगर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तमाम चीज़ें हैं, अगर इन माध्यमों द्वारा ऑफेंस किए गए हैं तो इसके लिए आपका स्पेशल सेक्शन बना है 182। तो पहले तो हेडिंग याद रखना है कि लेटर द्वारा अपराध, और आपका कह सकते हैं कि संचार साधनों द्वारा अपराध के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा, तो 182। 182 का क्लास 2 भी बिहार एपीओ में पूछा गया था, उसको भी हम बताएंगे। एक अलग प्रावधान करता है, आपका कह सकते हैं कि वह बाइगेमी के अपराध के बारे में प्रावधान करता है, दुविवाह के अपराध के बारे में जांच और विचारण का स्थान बताता है। यानी कि क्लास 2 भी महत्वपूर्ण है आपका प्री, इंटरव्यू और मेंस के लिए समस्यात्मक क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट बना लीजिए, तब बेरेक से आपका शुरू किया जाए। देखिए आपका कंसेप्ट, अगर ये पूछे कि पत्र द्वारा अपराध के मामले में जांच और विचारण का स्थान क्या होगा, यानी कि किस स्थान के आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों का इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जहां से पत्र प्रेषित किया गया, यानी कि जहां से पत्र भेजा गया और जहां पत्र पहुंचा। भाई सर अच्छे से याद रखें, जहां पत्र भेजा गया और जहां से भेजा गया और जहां पहुंचा, इन दोनों न्यायालयों को ऐसे अपराधों की जांच और विचारण की अधिकारिता होगी। एक दो उदाहरण हम बताते हैं। मान लीजिए कि छपरा से पत्र लिखा गया और वह पत्र मानहानिकारक था और आपका पटना के लिए लिखा गया, तो लिख पत्र प्रेषित कहाँ से किया गया, छपरा से, तो छपरा के भी न्यायालय को अधिकारिता होगी। और पत्र पहुँचा कहाँ है, पटना, तो पटना के भी न्यायालय को अधिकारिता होगी। अब दोनों न्यायालयों को अधिकारिता होगी, लेकिन दोनों जगह मुकदमा नहीं चलेगा।
मुकदमा किसी एक जगह ही चलेगा। अगर दोनों न्यायालयों में मुकदमा चलने लगा तो क्या होगा, इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। अभी उसमें आपका इसी चैप्टर में है, अगली धाराओं में वो भी आएगा। लेकिन ये याद रखिए कि दोनों न्यायालयों को जांच एवं विचारण की अधिकारता होगी। अब संदेश भेजवा दीजिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। पहले उदाहरण में एक व्यक्ति छपरा से फोन करता है और पटना में दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है जान से मारने की। तो आखिर संचार जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या जो संसूचना के तंत्र हैं, इसमें अपराध कहाँ किया गया, माने कहाँ से संदेश भेजे गए या कहाँ से फ़ोन किया गया, तो आपका छपरा से। और फ़ोन किसको किया गया, पटना। तो दोनों न्यायालयों को इस अपराध की जांच एवं विचारण की शक्ति प्राप्त होगी। आइए दूसरा देखा जाए, आपका सोशल मीडिया पर आया जाए। एक व्यक्ति ने फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट किया या कुछ ऐसी बातें लिखी जो राजद्रोहात्मक हैं या जो समाज में वैमनस्य फैलाती हैं। वैसे भी ज़्यादातर लोग आपका राजद्रोहात्मक बातें या वैमनस्य फैलाने वाली बातें ही लिखते हैं, अच्छी बातें कम लोग ही लिखते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर वर्तमान समय में बुरी बातें ज़्यादा और अच्छी बातें कम ही मिलती हैं। ऐसी दशा में आपको ये समझना है कि जहाँ से संदेश प्रेषित किया गया और जहाँ जहाँ पहुँचा, इन सभी न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण करने की शक्ति प्राप्त होगी। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए कि पटना से एक लड़का राजद्रोहात्मक बातों से संबंधित बातें फेसबुक पर आपका अपलोड किया या भेजा, और वे बातें दिल्ली में भी देखी गई, आपका प्रयागराज में भी देखी गई। तो जहाँ जहाँ वे संदेश पहुँचे, उन सभी न्यायालयों को ऐसे अपराधों की जांच और विचारण की क्षमता प्राप्त होगी। एक और बाबा पर उदाहरण दे दिया जाए। बहुत ज़्यादा दिन हो गया, उदाहरण ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भाई लंबे समय तक आप पढ़ नहीं सकते, ये भी समस्या है। तो इसीलिए उदाहरण की संख्या कम की गई है। मान लीजिए निर्मल बाबा है और बाबा ने आपका टीवी पर आके कुछ कहा और तमाम देश के लोगों ने उन्हें सुना। तो ऐसी दशा में जहाँ जहाँ लोग सुने हैं, वहाँ वहाँ भी वे बाबा के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। और जहाँ से टीवी में क्या हो रहा है प्रचारित, ये आपका सूचना द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनके लिए बताया गया। अब आइए बेयर एक्ट। आपका अब बेयर एक्ट सही रहेगा। देखिए आपका सामान्य बातें बता दी गई। बेयर एक्ट देखा जाए। पहला क्लास चल रहा है 182 सेक्शन का पहला क्लास, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना यानी कि चीटिंग भी है 415 इत्यादि, जिसमें छल करना भी है, जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना, प्रवंचन माने धोखा, पत्रों द्वारा या दूर संचार संदेशों के माध्यम से की गई है। तो जो ये दूर संचार संदेश हैं, इसी में मोबाइल, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल सब आ जाएगा इत्यादि। आपका टेलीग्राम हो गया, आपका जो भी माने आपका ट्विटर हो गया, सब आ जाएगा। ये एक शब्द जो ये दूर संचार संदेश लिखा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखिए किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी है, जांच या विचारण, उनका विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों द्वारा या दूर संचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं। यानी कि जहाँ से ऐसे पत्र या संदेश भेजे गए उस न्यायालय को भी जुरिडिक्शन होगा, और जहाँ ऐसे पत्र या संदेश प्राप्त किए गए, रिसीव किए गए या देखे गए, उस न्यायालय को भी ऐसे अपराध की जांच और विचारण की अधिकारिता होगी। अगला शब्द देखिए, तथा छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिधान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति द्वारा परिदत्त की गई है या अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई है। यानी कि छल करना या बेईमानी से उत्प्रेरित करके संपत्ति को प्राप्त करने में जहाँ संपत्ति दी गई है या जहाँ अभियुक्त ने ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया है, इन दोनों न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण की शक्ति होगी। ये आपका बताया गया है। क्लास 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी बिहार एपीओ प्री में भी पूछा गया था। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 या 495 यानी कि बाइगेमी या दुविवाह के अधीन दंडनीय किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसको तोड़कर पढ़ना है कि कौन कौन न्यायालय सक्षम है। तो पहला हो गया जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया, ठीक है भाई। जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है वह भी न्यायालय कर सकता है। दूसरा, या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है। यानी कि अपराधी अंतिम बार अपने पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो के साथ कहाँ निवास किया है, तो उस स्थान के न्यायालय को भी आपका इस मामले में अधिकारिता होगी। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, 2 पॉइंट तो आप समझ लीजिए, यही आपका महत्वपूर्ण है, यही फंसा देता है। तीसरा, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात अस्थायी रूप से निवास करती है। ये तीसरा पॉइंट केवल और केवल स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं। ये पॉइंट यानी कि एक तीसरा स्थान वहाँ भी जांच या विचारण हो सकती है जहाँ प्रथम विवाह की पत्नी बाइगेमी पुरुष द्वारा पति द्वारा बाइगेमी के बाद अस्थायी रूप से निवास करती है। तो एक यही आपका पूछा जाता है प्री में भी, 3 पॉइंटों में 4 पॉइंट देगा, भरमा देगा। तो आइए एक उदाहरण बनाया जाए तब सही रहेगा। ए और बी, ध्यान से देखिए, आपका ए और बी दिल्ली में निवास करते हैं। दिल्ली में ए आता है पटना में, और पटना में सी से आपका पुनः विवाह या बाइगेमी या दुविवाह करता है, दुविवाह करता है। और तत्पश्चात जो उसकी पहली पत्नी रहती है, ये छपरा में आकर अस्थायी रूप से निवास करने लगती है।
तो ऐसी दशा में तीनों नियम सेट हो गए भाई। विवाह के समय आप यानी कि अपराध के समय आपका ये देखा जाएगा कि पति पत्नी आपका अंतिम बार कहाँ निवास किए हैं, तो दिल्ली में, तो दिल्ली के न्यायालय को भी अधिकारता है। दूसरा, अपराध कहाँ किया गया, तो पटना में, तो पटना के न्यायालय को। और अपराध करने के बाद प्रथम विवाह की पत्नी अस्थायी रूप से कहाँ निवास करने लगी, छपरा में, तो आपका अगर समस्या बन जाए कि इन न्यायालयों में से किसको अधिकारता होगी, तो इन सभी न्यायालयों को ऐसे अपराध की जांच और विचारण की क्या होगी, अधिकारता, ये बताएंगे इन सभी न्यायालयों को। तो आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। इसके बाद अभी सीआरपीसी ही यही चैप्टर समाप्त करना है। आज आपका सीआरपीसी चलेगी, ये चैप्टर आज समाप्त कर देना इसे। तो 15 मिनट बाद क्लास अभी चलेगा।